एटम्स है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिस, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ओके, और लेटिस पॉइंट, each corner of the unit cell is defined by a lattice point at which an atom, ion or molecule can be found in the crystal। एक lattice point के ऊपर एक या इससे ज़्यादा के एटम्स मौजूद हो सकते हैं। unit cell is a building block crystalline material and the represent the which crystal which represent in 3D। examples है primitive unit cell, simple unit cell, और simple unit cell भी कहते हैं body center unit cell, face center unit cell, base center यूनिट सेल। सिंगल क्रिस्टल, व्हाट इज सिंगल क्रिस्टल? इसकी ओरिएंटेशन खास डायरेक्शन होती है, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, नो बाउंड्री एंड दिस इज डिफेक्ट फ्री। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम की। जब हम बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम की तो इसमें हमारे पास पहला सिस्टम क्यूबिक सिस्टम है। इसमें 3 एक्सिस हैव इक्वल लेंथ एंड ऑल आर एट द एंगल्स टू वन एंड राइट एंगल टू वन एंड अदर। सेकेंड हमारे पास है टेट्रागोनल, 2 एक्सिस इक्वल लेंथ पे होते हैं और जो थर्ड एक्सेस होता है वो कम या ज़्यादा होता है 2 एक्सेस से, बट ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में सारे एक्सेस अनइक्वल होते हैं एंड ऑल आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। मोनोक्लिनिक सिस्टम में तीनों एक्सेस हैव अनइक्वल लेंथ, इसमें थर्ड एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। और जब हम बात करते हैं हेक्सागोनल सिस्टम की, इसमें 2 एक्सेस की इक्वल लेंथ होती है एंड आर इन वन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। थर्ड एक्सेस डिफर इन लेंथ देन द अदर 2 इज एट राइट एंगल टू दीज 2 एक्सेस। रोम्बोहेड्रॉन में तीनों एक्सेस इक्वल लेंथ बट एंगल्स not equal lie between the 90 degree and 120 degree। Triclinic में 3 axes and angles are unequal and none of the angles is 90 degree। नौ बात करते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कैसा होता है अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम। बट बात करते हैं कि डायमंड इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड एक हार्ड इंसुलेटेड है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। डायमंड स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी अरेंजमेंट ऑफ एटम को डिस्कस करें। यहाँ डिस्कस करते हैं कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड। डायमंड के स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम ओवरलैपिंग करता है 4 एटम से और यहाँ 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं और इस फॉर्म में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। डायमंड का sp3 होने की वजह से हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा और एंगल हमारे पास 109.5 होगा। बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है जब हम 3 टाइम टेट्राहेड्रल रिपीट करते हैं तो हमारे पास डायमंड का स्ट्रक्चर हासिल हो जाता है। डायमंड के अंदर जो लैटिस होता है वो जनरली एफसीसी लैटिस कंटेन करती है। इसमें सिर्फ एफसीसी से काम नहीं चलता क्योंकि इसका मतलब है कि 4 कॉर्नर के साथ साथ एफ फेस पे भी एटम हो। लेकिन जो डायमंड स्ट्रक्चर है इसके अंदर 4 एटम डायगोनल पैक्ड होते हैं। इसके 4 डायगोनल पैक 4 और एटम्स होंगे तो यहाँ कहा जा सकता है कि एफसीसी लैटिस प्लस 4 एटम्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। व्हाट इज़ रियल लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस? अब तक हमने जो पढ़ा है बेसिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो सब रियल स्पेस में था। जो रियल लैटिस डायरेक्ट लैटिस भी कहते हैं। एक क्रिस्टल लैटिस इज अ लैटिस इन रियल और ऑर्डिनरी स्पेस। फॉर एग्जांपल द स्पेस डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स वेयर एज अ रेसिप्रोकल लैटिस इज द लैटिस इन द रेसिप्रोकल स्पेस। एसोसिएटेड के स्पेस और फोरियर स्पेस ए वेव वेक्टर के इज always drawn in the k space। A reciprocal lattice vector is defined as a vector having magnitude equal to the reciprocal of the interplane spacing and direction coinciding with normal to the planes। अब हम बात करते हैं कि लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस को हम बना कैसे सकते हैं। रेसिप्रोकल लैटिस, तो जब हम रेसिप्रोकल लैटिस की बात करते हैं अब हम एक प्लेन ड्रा करते हैं 001। इसकी हम ओरिजिन से नॉर्मल ड्रा करेंगे तो इसका नॉर्मल बनेगा एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये कहाँ टर्मिनेट हो रहा है 001 पे। सिमिलरली हमारे पास 101 है। जब हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो हमारा 101 डायरेक्शन में नेक्स्ट ई की तरफ आएगा। तो इस तरह हम रेसिप्रोकल लैटिस बना सकते हैं। इसी तरह हम सारे प्लेन से नॉर्मल बनाएंगे उसी ओरिजिन से जिसको हमने ऑर्बिट्रेरी ओरिजिन माना है और पैरेलल प्लेन्स की इंटरप्लैनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल डिस्टेंस बनाएंगे उस नॉर्मल का जिसको हमने ओरिजिन से नॉर्मल बनाया था। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? द रेसिप्रोकल लैटिस प्लेज अ वेरी फंडामेंटल रोल इन द मोस्ट एनालिटिकल स्टडीज ऑफ पेरियोडिक स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली इन द थ्योरी ऑफ द डायरेक्शन इन न्यूट्रॉन एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन ड्यू टू द न्यू कंडीशन द मोमेंटम डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग एंड डिफ्रैक्टेड एक्सरे ऑफ ए crystal in a reciprocal lattice vector। This is true for all temperatures since the k value, for example momentum of the electron increases with the increase of temperature, so we say that change in k vector due to scattering by a crystal gives a map of the reciprocal lattice of the crystal।
वाटर एक्सरे डिस्कवर्ड इन 1895 बाय रोंचा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद हाई एनर्जी। स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट की, इनविजिबल होती है, नेकेड आई से नजर नहीं आ सकता, चार्जलेस होता है, फोटॉन मैसलेस होते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी असर नहीं होता, डोंट रिक्वायर मीडियम, कैन पास थ्रू ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल एंड अदर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरे जिस इक्विपमेंट से जनरेट होता है तो उसे को हम कहते हैं एक्सरे ट्यूब। यहाँ एक कैथोड लेते हैं, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और जो हमारे पास एनोड होता है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, कैथोड को हम थोड़ा एनर्जी देंगे, जैसे ही हम उसे एनर्जी देंगे वो गर्म हो जाएगा, मीन कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो हम इसे फ्लो करते हैं तो ये इससे गर्म हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देने से ये गर्म हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। तो हम टंगस्टन का कैथोड यहाँ यूज़ करेंगे। तो जो ये टंगस्टन हम कैथोड यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली में होता है टंगस्टन का मतलब कैथोड, यहाँ पे टंगस्टन का हम यूज़ कर रहे हैं। टंगस्टन कैथोड जो होता है इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या इलेक्ट्रॉन हम इमिट करता है। टंगस्टन की एक खासियत होती है इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी तरह इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी बहुत होता है। तो यहाँ हम कैथोड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं कॉपर का और हमारे पास टारगेट मेटल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है टंगस्टन का। कैथोड में जो टंगस्टन होता है वो फिलामेंट फॉर्म में होता है, कोलाइड हुआ हुआ, और एनोड का जो टंगस्टन है वो ऐसे मेटल में लगा हुआ है जो टारगेट मेटल के नेम से नॉन करते हैं, इसको टारगेट मेटल बोलते हैं। अब वहाँ क्या था, जब हम कैथोड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा थर्मियोनिक इमिशन। इसमें कोई भी मेटल जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बन जाता है। अब किसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इस टारगेट मैटर से आके टकराए, जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई है, तो यहाँ पे हमारे पास फोटॉन रिलीज़ होंगे, उन्हीं फोटॉन को हम एक्सरे कहेंगे और एनोड और कैथोड दोनों को हाई वोल्टेज से जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, उसी के बढ़ने की वजह से जब इनकी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे तो इससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आके टारगेट मेटल से स्ट्राइक करेगा। तो जैसे स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन टारगेट मेटल से तो वहाँ से हाई एनर्जी फोटॉन रिलीज़ होंगे जिनको हम एक्सरे कहते हैं। ये जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं इसको वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं क्योंकि इसमें एयर भी मौजूद नहीं होती। और यहाँ पे जो हम टंगस्टन यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो मशीनरी है वो ज़्यादा देर तक चले, कि मतलब अगर वो 9 से 10 साल तक चलती है तो हमारे पास ये चले 11 से 12 साल तक, कि उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ दिखाया गया है कि के शेल एनर्जी लेवल सबसे कम होता है और यहाँ एम शेल में एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होता है। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करके नॉक आउट करता है तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट करता है, तो उस वैकेंसी को भरने के लिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जो इमिट होने वाला फोटॉन है अल्फ़ा एक्सरे कहलाएगा और इसी तरह हमें के अल्फ़ा स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, और जो एम शेल से आएगा वो फोटॉन बीटा एक्सरे कहलाएगा और इसी तरह हमें के बीटा स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। के शेल में वैकेंसी को कोई भी फिल कर सकता है, चाहे वो एल शेल से आए या एम शेल से आए, कोई भी उस वैकेंसी को भर सकता है। थैंक यू।